सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे को गुपचने की, कैच करने की, कैप्चर करने की जो एक जद्दोजहद, एक कंपटीशन चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, उसके बारे में। तो उसी प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है ओंकार जी, जयपुर डायलॉग्स पर। बहुत और धन्यवाद। शिवसेना ने जो कार्य किया और जो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा एक तरह से छोड़ दिया, हालांकि वो लगातार क्लेम करते रहते हैं कि वो अभी भी उस पर कायम है, तो ये तो होना ही था। वहां दो पार्टियां थी हिंदुत्व की, एक तो है, दूसरे ने यदि वो मुद्दा छोड़ दिया है तो कोई ना कोई तो उसको कैप्चर करेगा ही। खास तौर से तब ऐसी अवस्था में जैसे कल ही उनका ये भेद उजागर हो गया कि कल जब खालिस्तान के विरुद्ध में मोर्चा निकाला शिवसेना की, जो बाल ठाकरे विंग है, वहां पे कई सारी शिवसेनाएं हैं, वो बाल ठाकरे विंग इनका है, महाराष्ट्र वालों का। तो जिसने मोर्चा निकाला उसको पार्टी से निकाल दिया गया। यह है इनका हिंदुत्व। एक्चुअल में थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि एक तो राज ठाकरे पिछले करीब 2-2.5 साल से एकदम खामोशी अख्तियार किए हुए थे, एकदम खामोश बैठे हुए थे। और जो उनके नेचर को जानते हैं, जिस तरह की वो राजनीति करते रहे हैं, जिस तरीके से उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई है बाला साहब ठाकरे की छत्र छाया में, तो सबको पता था कि वो ठीक मौके पर सामने आएंगे और कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के सामने आएंगे जिससे उनके भाई और शिवसेना बैकफुट पर दिखाई दें। वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे होंगे जो महाराष्ट्र की जो हिंदू जनता है, जो मतदाता हैं, उनकी नब्ज को एक तरीके से पकड़ने वाले मुद्दे होंगे। और वही हुआ। राइट टाइम पर राज ठाकरे की हम एंट्री होते हुए देख रहे हैं। करीब करीब 2.5 साल हुआ है इस सरकार को, अभी 21 तारीख को 2.5 साल हुआ है। और इस 2.5 साल में जो हाल हुआ है इनका, भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक, 2 मंत्री इनके जेल में पड़े हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के साले साहब हों, संजय राउत हों, उनकी बेटियां हों, उनकी पत्नी हो, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीएमसी में जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं यशवंत जाधव, उनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे के करीबी एक कुणाल है, उनके यहाँ छापे पड़े हैं, उनके कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े हैं। यही हाल अजित पवार से जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं, उनकी तीनों बहनोई शरद पवार के नजदीकियों के यहाँ छापे पड़े हैं। संपत्तियां जब्त हो रही हैं, बरामदगियां हो रही हैं और भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। इसके अलावा जो ये मुद्दा अजान वाला, लाउडी स्पीकर वाला, हनुमान चालीसा वाला, इसने तो एक तरीके से इनके प्राण पी लिए हैं। ये ऐसे फंसे हैं क्योंकि दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के बल पर या तो सत्ता में आती रही हैं या विपक्ष में आती रही हैं, उनके वोट की वजह से ही। क्योंकि जो कभी बेस हुआ करता था कांग्रेस का, और मैं शरद पवार को भी कांग्रेस का ही हिस्सा मानता हूं, वो 2 बार कांग्रेस से बाहर गए, 2 बार अंदर भी आए, और उनकी विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में कोई अंतर भी नहीं है। उनका बेस वोट भी वही है जो कांग्रेस का है। तो इनका साथ जो है, जब इनका गठबंधन हुआ था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक विश्वास का गठबंधन तोड़ करके, डिच करके, केवल बीजेपी को डिच नहीं किया था, महाराष्ट्र की जनता को भी डिच किया था, जिसने 2019 अक्टूबर में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया था। गठबंधन को, लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी को और शिवसेना को, और विधानसभा में भी। तो इन्होंने जिस तरीके से
बीजेपी और महाराष्ट्र की उस जो जनादेश आया था उसका अपमान किया। एक तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी लोगों में, दूसरे कोविड काल में जो तबाही हुई है महाराष्ट्र में, उसको लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत सारे परिवारों ने अपने कमाने वाले खो दिए, किसी ने भाई खो दिया, किसी ने पति खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया। अस्पतालों का जो हाल रहा और यहाँ तक कि शिवसेना के भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के जो रिश्तेदार थे, उनको बेड नहीं मिल पाए उस समय। फर्स्ट और सेकंड दोनों कोविड वेव्स में, तो शिवसेना में भी अंदर खाने बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, उसके कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। तो राज ठाकरे ने बिल्कुल सही समय पर जब देखा कि अब इनकी लोकप्रियता का ग्राफ निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, असंतोष पार्टी के भीतर भी है और अगर 3 उपचुनाव की भी बात कर लें इसी के साथ, तो उसमें शिवसेना को क्या मिला है? अभी जो कोल्हापुर उत्तर का चुनाव हुआ था, वो सीट कभी शिवसेना की हुआ करती थी, 5 बार वहाँ से शिवसेना का एमएलए जीता था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस ने जीत ली, तो एक और सीट खो दी इन्होंने। पंढरपुर में एनसीपी बीजेपी का मुकाबला था, बीजेपी ने जीत ली थी। इस तरह नांदेड़ में जो सीट थी, वो भी कांग्रेस ने जीत ली थी। सवाल ये है कि शिवसेना के पल्ले में क्या पड़ रहा है? सिवाय बदनामी के, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, लगातार वो निशाने पर हैं। वैसा ही हाल है कि साहब उद्धव ठाकरे तो ईमानदार हैं, उनके नीचे जो हैं, वो कुछ कर रहे हों तो कर रहे हों, तो ऐसी ईमानदारी किस काम की है? आपके साले साहब के 11 फ्लैट जो हैं, वो जब्त किए गए हैं ठाणे की एक सोसाइटी में, तो ये कैसी ईमानदारी है? घिरे हुए हैं और सबसे जब मतलब कहना चाहिए कि बुरी स्थिति में है शिवसेना, तब राज ठाकरे की सक्रियता एक ऐसे मुद्दे को हाथ में लेकर के जिस पर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या स्टैंड लें, तो ये बिल्कुल सही समय है राज ठाकरे के लिए। और औरंगाबाद की सभा हम देख रहे हैं इस समय, मतलब विपुल भीड़ दिखाई दे रही है वहाँ पर और भगवा झंडे लहरा रहे हैं। निगाह सबकी इसी पर है संजय जी कि कौन से मुद्दे टच करते हैं जिससे वो और बैकफुट पर धकेल सकें शिवसेना नेतृत्व को। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और इनका जो कन्फ्यूज़न है, जो ये भ्रम की स्थिति है, वो इससे भी स्पष्ट होती है कि ये बहुत समय तक जो मेरे को सूचना है कि बहुत समय तक इस पर विवाद हुआ अंदरूनी कि इनको परमिशन दी जाए या ना दी जाए। तो नीचे से ये समाचार आए कि यदि परमिशन नहीं दी जाएगी, फिर भी लोग पहुँचेंगे, तो फिर बल प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको हमें बल प्रयोग करने की अनुमति देनी पड़ेगी। तो इसको देखकर इन्होंने घबरा कर ये जिसको कह रहे हैं कि साहब को ये इन्होंने 16 शर्तें रखी हैं और 16 शर्तों के साथ इन्होंने अनुमति दी है, वो भी शहर के बीच में दी है। वो हाँ, जो संस्कृति स्थान है जहाँ पर जिस ग्राउंड पे ये हो रहा है, वो बिल्कुल शहर के बीच में है और आपका वो जो एमपी है जलील, आदमी तो बड़ा जलील सा ही लगता है मुझे। तो वो जो एमआईएम का जो एमपी है, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठ के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था सवेरे और ये कह रहा था कि साहब की ईद के मौके पर और इस समय ये परमिशन देने का क्या मतलब है? मतलब ये कहने का है कि अब ये धीरे-धीरे यहाँ पर एक ये सामान्य स्थिति हो जाएगी कि मस्जिद के आगे-पीछे हनुमान चालीसा नहीं हो सकती, मस्जिद के 15 अज़ान के 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद नहीं हो सकती, ईद के पहले कोई आपका वो नहीं हो सकता पर्व ईद के बाद नहीं हो सकता। तो इस तरह की जब ये स्थिति हुँ, बनाएँगे तो निश्चित रूप से राज ठाकरे के आज के आयोजन में यद्यपि अनुमति 15,000 की है, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय दिख रही है, मुझे तो वो 15,000 कहीं भी वहाँ तक तो रुकती दिख नहीं रही है भीड़। साथ में वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन भी है। तो सोने में सुहागा है। बीजेपी जो है वो इस मामले को पूरी तरह से हवा दे रही है और जनता जो है वो इन पर थू-थू कर रही है। तो आज की रैली के बाद
आपको क्या लगता है कि बड़ा उलटफेर होना जा रहा है? क्या जो शाखा प्रमुख है अधिकांश शिवसेना के, वो मनसे में चले जाएँगे? देखिए, मेरी सूचना ये है संजय जी कि वहाँ पर शिवसेना के भीतर, ख़ास तौर से जो अभी बीएमसी के दूसरे नगर निगमों के और नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे जो कारपोरेटर हैं, उनमें एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। क्योंकि जिस तरह की रीति-नीति इस समय अपना करके चल रहे हैं उद्धव ठाकरे, और जिस तरह के प्रेशर में हैं शरद पवार के और कांग्रेस के, और आए-बाए साएँ ही कह रहे हैं, मतलब जो बाला साहब ठाकरे के समय एक स्टैंड हुआ करता था, क्लियर स्टैंड हुआ करता था, देश के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक उनकी जो ओजस्वी वाणी थी या उनकी जो घोषणाएँ थी, उनके जो चैलेंजेस थे, वो सब साफ-साफ सुनते थे। उनके सुपुत्र साहब जो हैं, अब उसमें मिमिया रहे हैं, और वो ना तो बचाव कर पा रहे हैं बाला साहब ठाकरे की नीतियों का और सिद्धांतों का, और ना ही ये, मतलब कोई रास्ता निकाल पा रहे हैं कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं या क्रिएट कर दी गई हैं। नवनीत राणा ने भी, रवि राणा ने भी, भारतीय जनता पार्टी का भी आक्रामक रुख हिंदुत्व को लेकर के, और इधर राज ठाकरे ने एकदम प्रचंड वेग में जो है एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। आज तो 1 मई, यानी श्रमिक दिवस भी, महाराष्ट्र दिवस भी, 3 मई को अक्षय तृतीया, 3 मई को ईद, और उस दिन महाआरती पूरे महाराष्ट्र में। और उन्होंने कहा कि 3 मई तक आप या तो लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए, या उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये सीधा चैलेंज है। और इन्होंने नवनीत राणा, रवि राणा को गिरफ्तार करके देशद्रोह का मामला ही इसलिए चेप दिया उनके ऊपर, ताकि एक मैसेज वो अपने भाई को भी दे सकें कि भाई, जब हमारी सियासी जमीन को बचाने का प्रश्न आएगा या उसको छीनने का प्रश्न आएगा, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो एक तरीके से सियासी धर्म युद्ध है, तो हम वो सारे अस्त्र-शस्त्र इस्तेमाल करेंगे जो सत्ता में बैठे हुए आदमी आमतौर पर करते हैं अपने विरोधियों को दबाने के लिए। लेकिन राज ठाकरे की, जैसे मैंने कहा है, कि जो शिक्षा दीक्षा है वो तो बाला साहब ठाकरे के साथ हुई है। और उनमें पुणे में हमने देखा है, जब वो वहाँ पर पाठ करने गए तो दुशाला और ओढ़ लिया उन्होंने, और उसी अंदाज में वो माइक पर पहुँच रहे हैं, उसी अंदाज में वो भाषण देते हैं। और लोग तो कहते हैं, जो मराठी मानुस है, वो तो कहते हैं कि चाल, ढाल, रंग, रूप, बात करने का तरीका, चैलेंज करने का तरीका, वो सारा कुछ अगर ट्रू कॉपी है, तो वो राज ठाकरे है, उद्धव ठाकरे नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने तो कई मौकों पर ये स्वीकार भी किया था अतीत में कि हाँ, मैं उस तरह की आक्रामकता अपने वक्तव्यों में नहीं ला पाता हूँ, जैसी बाला साहब ठाकरे के स्वर में थी, जैसा उनका तौर तरीका था मुद्दों को रखने का। और वो जब नकल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं। कई मौकों पर हमने देखा है, वो गड़बड़ा जाते हैं और कुछ का कुछ कह देते हैं, बहुत जल्दी एक्सपोज होते हैं। जो उद्धव ठाकरे की कमियां हैं, खामियां हैं, और जो मजबूरियां हैं इस समय की, उनको राज ठाकरे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और शिवसेना के भीतर, जैसा मैंने कहा था, जो कारपोरेटर हैं, जिस तरह का आलम इस समय है, जगह-जगह छापे पड़े हैं, बरामदगियां हुई हैं, भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, और कोविड काल हो या इनकी रीतियां नीतियां रही हों, इनकी राजनीतिक मजबूरियां रही हों, जिस तरह का माहौल इस समय मुंबई में है, लोगों का कहना है, और आपके अपने सर्वे में भी ये बात आ गई थी कि 2/3 सीटें बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो अगर ये हाल है, और जैसा मैंने पिछले शो में भी कहा था, नवंबर में देवेंद्र फडणवीस का मिलना राज ठाकरे से, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं,
उनका राज ठाकरे से मुलाकात, नितिन गडकरी का सपत्नीक वहां जाना, ये सारी सामाजिक मिलन आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और राज ठाकरे के भीतर पैदा हो गई है। क्योंकि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं संजय जी, हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसा है, जो अगर शिवसेना से मोहभंग होता है उनका, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के बजाय राज ठाकरे की तरफ जाना पसंद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इसलिए वो शिवसेना से जो मोहभंग हुआ है जिन लोगों का, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आ रहा है, तो वो कांग्रेस की तरफ ना जाए या दूसरे दलों की तरफ ना जाए, वो राज ठाकरे की तरफ चला जाए और जहां-जहां, जिन-जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी नगर निगम के चुनाव में कि वहां हम वीक हैं, वहां पर राज ठाकरे के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे, लेकिन उसको सपोर्ट करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी, वहां राज ठाकरे इनकी मदद करेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि सबसे पहले अगर शिवसेना में सत्ता में रहते हुए भी अगर भगदड़ मचेगी, तो वो बीएमसी के और जो दूसरे नगर निगम के और नगर परिषदों के चुनाव हैं, इनमें मचने वाली है। और ये बहुत अच्छे तरीके से शिवसेना का नेतृत्व समझ चुका है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस-किस तरह के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे है। कल ही उद्धव ठाकरे ने, परसों रात, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ उनकी मीटिंग थी, उसमें कहा कि साहब ये भाजपा की बी टीम नहीं है, डी टीम है। तो आप डी मान लीजिए या जेड बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, लेकिन ये कहीं न कहीं आपकी असुरक्षा के भाव को प्रदर्शित कर रही है कि आप अपने घर को मजबूत नहीं रख पा रहे हैं और आप ही के भाई, चचेरे भाई, आपको ऐसी चुनौती दे रहे हैं कि आपको रास्ता सूझ नहीं रहा है कि इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? जी, आप सही कह रहे हैं और इस समय उद्धव देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुंबई में रैली कर रहे हैं और उनकी भी बड़ी विशाल रैली हो रही है इस समय और यहाँ औरंगाबाद जिसको कि शिवसेना सदैव संभाजीनगर कहती थी, आजकल नहीं कहती और जिसको कि राज ठाकरे जो है वो अब संभाजीनगर कह रहे हैं। तो उनकी एक विशाल रैली इस समय चल रही है औरंगाबाद में, जिसके बाद वो महाआरती करेंगे और फिर यहाँ से अयोध्या जाएँगे। उसका नाम भी उन्होंने औरंगाबाद से अयोध्या तक रखा है और जैसा मैंने कहा कि वीएचपी बजरंग दल भी उसमें सम्मिलित हो गए हैं। अब इसका पुनः जो प्रभाव जो मैं बीएमसी की बात कर रहा था, बीएमसी के आगे आपको लगता है कि बीएमसी के चुनाव में जो सेटबैक होगा, उसके बाद भी यह एमवीए कायम रह सकेगा क्या? ऐसा लगता है संजय जी कि इस सरकार का अंत निकट है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट हैं, उसमें बहुत लंबे समय तक अब ये खींचने वाली सरकार है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और बहुत खींची तो 8 महीने। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये नए राष्ट्रपति जैसे ही आएँगे, उसके बाद कुछ चीज़ें शायद शुरू हो जाएँगी और तब तक शायद भारतीय जनता पार्टी भी इंतज़ार कर रही है कि कुछ और घटनाएँ हो जाएँ, कुछ और इनके जो भ्रष्टाचार के केस हैं वो उजागर हो जाएँ, कुछ और झटके इनको लग जाएँ और आप सही कह रहे हैं, अगर इस बीच यानी 6-8 महीने के भीतर बीएमसी के चुनाव भी हो गए और मुंबई का जो इनका राजपाट है, बीएमसी का पिछले 3 दशक का जहाँ से इनको हर तरह की खुराक मिलती रही है, वो अगर इनसे छिन गया, तो उसके बाद सरकार को जाने में ज़्यादा समय
लगेगा भी नहीं, क्योंकि ब्लेम गेम शुरू होंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी पर या राज ठाकरे पर नहीं, अंदर खाने इन पर भी। हालाँकि हम जानते हैं कि एनसीपी का कुछ ख़ास है नहीं वहाँ पर कांग्रेस का रहा है एक ज़माने में, थोड़ा बहुत उनका हिस्सा मिलता रहा वहाँ पर। लेकिन अब वो पूरा ग्रैब कर रही है भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे। जिस तरह के सेंसिटिव मुद्दे राज ठाकरे ने उठा दिए हैं, उसमें तो इनका जो रहा-सहा थोड़ा बहुत मतलब संभावना थी, वो कबाड़ा ही कर दिया है एक तरीके से उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि अभी जून के फर्स्ट वीक से वो सारी प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएँगी नए राष्ट्रपति के लिए, और हम जानते हैं कि 25 जुलाई तक नए राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। मुझे लगता है कि जुलाई के बाद जो है, अगस्त-सितंबर से महाराष्ट्र में इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, और चूँकि इसी साल हिमाचल और गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, चर्चाएँ तो बहुत तेज़ हैं कि गुजरात के साथ, हिमाचल के साथ ही महाराष्ट्र में नए चुनाव हो जाएँगे। अब ये चीज़ें ज़मीन पर कितना स्मूथली उतर पाती हैं, बस यही देखना बाकी है। एक बात और आती है इसमें जब बात करते हैं हम राज ठाकरे की। राज ठाकरे जो हैं इन्होंने अपनी शोहरत बनाई थी 2009 में, जब इन्होंने भारी मात्रा में मराठी वोटों का ध्रुवीकरण करके मुंबई में और शिवसेना भाजपा को भारी नुकसान दिया था। और जो 10 सीटें थीं उस 10 सीटें में से ये मेरे ख्याल से 2-3 ही जीत पाए थे, और बाकी कांग्रेस वाला जो गठबंधन था वो जीत गया था। बिल्कुल। तो इस बार ये क्या पोलराइज कर पाएंगे, क्योंकि जो मराठी वोट में से कुछ पोलराइज इनके फेवर में हो सकता है, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन वोट है उसका क्या होगा? पहले वह कांग्रेस को जाया करता था शिवसेना के कारण, यदि आपको याद हो तो। बाद में मोदी के आने के बाद में वो शिवसेना को टॉलरेट किया उसने, लेकिन उत्तरी भारतीयों के प्रति जिस प्रकार की कड़वी भाषा बोलते रहे हैं राज ठाकरे, तो फिर जो एक ये उत्तर भारतीय वोट जो इतना महत्वपूर्ण है, विशेषकर मुंबई क्षेत्र में, तो फिर उसका क्या होगा? क्या वो देखिए इसमें बीजेपी के इसमें साथ जी, जी। टिका रहेगा या राज ठाकरे के कारण फिर से कांग्रेस की तरफ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ कर के कार्ड खेल रही है। ये जो 3 मुलाकातें हुई हैं, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, मुझे लगता है कि एक समझ-बूझ कायम करने के लिए हुई है कि भई हम गठबंधन तो आपसे नहीं करेंगे। क्योंकि हमने अगर औपचारिक गठबंधन कर लिया, तो जो हमारा उत्तर भारतीय मतदाता है, उसके भागने की आशंका पैदा हो जाएगी। एक अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी बात ये है कि हम ये भी नोटिस कर रहे हैं संजय जी, कि इधर उत्तर भारतीयों को लेकर के किसी तरह की बयानबाज़ी इनकी तरफ से नहीं हो रही है। बल्कि पिछले 2 ढाई साल में तो ये बहुत खामोशी अख्तियार किए रहे हैं। और क्यों किए रहे हैं? वो एक रणनीति बना रहे थे, अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, सही मौके की तलाश कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। वो संयोग से आ गया है। तो उत्तर भारतीय उनके पास विकल्प क्या है? वो शिवसेना की तरफ जाएँगे नहीं, क्योंकि शिवसेना से लोगों की नाराज़गी है। एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी के खिलाफ है सबसे ज़्यादा, तो वो शिवसेना है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस हो सकती है, एनसीपी भी हो सकती है, पर उनका इतना नुकसान होने वाला नहीं है जितना इनका इनका नुकसान होने वाला है। और पिछले दिनों का जो इंटरव्यू था, इनके जो वक्तव्य थे राज ठाकरे के, उन्होंने कहा भी है कि इनको तो मुख्यमंत्री पद चाहिए था ना, तो आप ले लीजिए पद और भुगतिए अब। तो जितनी नाराज़गी है वो तो चीफ मिनिस्टर को लेकर के होती है। और शिवसेना की एक और पॉइंट छूट गया था, मैं वो बताता चलूँ। जो तीनों पार्टियों के मिनिस्टर्स को अलोकेशन हुए हैं बजट, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रही है एनसीपी की। सेकंड नंबर पर रही है कांग्रेस की, और जिसका चीफ मिनिस्टर है, उस शिवसेना के हिस्से में
थर्ड पोजीशन जो बजट का एलोकेशन है। तो शिवसेना के जो कारपोरेट से लेकर कारपोरेटर से लेकर के एमएलए तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, सब जितने भी हैं, उनमें नाराजगी इस बात को लेकर के है कि साहब जो ऊपर बैठे हैं वो तो खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हम नीचे सिर पिटवा रहे हैं, हमारे हिस्से में कुछ आ नहीं रहा। अगले चुनाव की हम तैयारी कैसे करेंगे अगर मतलब इस तरीके से हमको खाने पीने का मौका नहीं मिलेगा या लूटने का अधिकार नहीं मिलेगा। जिसका जहां चल रहा है वो कर रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से ऊपर की खबरें आ रही हैं, जिनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं, जो अंदर भी जा रहे हैं, तो उससे ये तो पता लग रहा है कि जो सरकार में बैठे हैं वो तो खूब खेल रहे हैं, पर नीचे नाराजगी है। ये नाराजगियां जब भी ये सरकार जाएगी और जब भी चुनाव की नौबत आएगी, तब कितनी तेज गति से दल बदल होंगे, उसका अंदाजा हम अभी से लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें। आप ओंकार जी से अपने प्रश्न भी पूछें, साथ में आप हमें सपोर्ट भी करें और आप हमें लाइक भी करें और फॉलो भी करें। जी, तो जो ये नॉर्थ इंडियन वाला मुद्दा है उद्धव ठाकरे का, तो ये तो कहना पड़ेगा कि राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा वाला जो मुद्दा उठाया, जो मुद्दा चुना, वो बहुत ही सोच समझ कर चुना उसको। हम कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक आप इसको कह सकते हैं। लोग बहुत सारी बेवकूफ़ियों को मास्टर स्ट्रोक कहते रहते हैं, लेकिन इनमें ये क्योंकि हनुमान जी के नाम पर उत्तर भारतीय भी इनके साथ में लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा वीएचपी और बजरंग दल इनके साथ कल पुणे में मीटिंग हुई और मीटिंग होके एक साझा रणनीति तैयार हुई और साझा रणनीति के तहत ही औरंगाबाद से अयोध्या तक की यात्रा तय हुई और अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। जी, तो जी। ये सब संकेत तो ये दिखते हैं कि ये बहुत ही सोची-समझी रणनीति है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आकलन है आपका। देखिए, आज औरंगाबाद रैली, 3 मई को अक्षय तृतीया पर महाआरती पूरे महाराष्ट्र में। आप विजुअलाइज़ करिए क्या माहौल होगा। फिर 5 जून को अयोध्या। अभी तक जो सूचना है 12 ट्रेन बुक कर ली गई हैं। 10-12 हज़ार लोगों को लेकर के अयोध्या जा रहे हैं, जनसभा भी करेंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। और केवल ये 10-12 हज़ार जो महाराष्ट्र से जा रहे हैं, वही नहीं रहेंगे इनकी रैली में। उत्तर प्रदेश के भी आस-पास के लोग, अयोध्या से आस-पास के जितने भी लोग हैं, वो भी पहुँचेंगे कि भई चलो राज ठाकरे के दर्शन करके आते हैं, उनको सुन कर के आते हैं। और अगर हाल में इन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है कि देखिए उन्होंने कितना स्मूथली 30,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर उतरवा दिए, 40,000 से ज़्यादा की आवाज़ें कम करवा दी, तो ये काम महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है? दिलीप वलसे पाटिल आएँ-बाएँ साएँ क्यों कर रहे हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ये करेगा या केंद्र सरकार कोई ऐसा एक यूनिफ़ॉर्म जो है कानून बना दे के सारे देश में लागू हो जाए। तो इन बहानों का कोई स्थान उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वहाँ बड़ा स्मूथली योगी आदित्यनाथ ने कैसे कर दिया? तो एक माहौल पूरा बनता हुआ जा रहा है। औरंगाबाद की रैली, आज सोमैया मैदान में देवेंद्र फडणवीस की रैली, मतलब महाराष्ट्र में तो आज से ही मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव का शंखनाद हो गया है। और इसके बाद फिर महाआरती, फिर अयोध्या में रैली, रामलला के दर्शन, 6 जून को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और उस मुलाकात में भी क्या जाने क्या बात होगी, पर एक माहौल पूरा जो है वो क्रिएट हो गया है, तैयारी हो गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपने भी ज़िक्र किया कि ये जो हनुमान चालीसा वाला प्रकरण है, इसने तो जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी, वो पूरी कर दी। अभी मैं उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल को, वो घूमते-घामते पार्क में इंटरव्यू दे रहे थे
उनसे पूछा गया इस बारे में। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई देखो, मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता और कोई मुझे यहां भी चैलेंज करता, श्रीनगर में भी, तो मैं तो कहता कि भाई आइए, आप हनुमान चालीसा मेरे घर के सामने पढ़ लीजिए, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो उनको एक कप चाय भी पिलाता। इन्होंने जानबूझ करके, या तो मूर्खतावश या इनके सलाहकार बहुत ही आला दर्जे के हैं, या इनको राजनीतिक समझ नहीं है। भाई वो नवनीत राणा या रवि राणा ये थोड़ा कह रहे थे कि हम मातोश्री के भीतर घुस करके, मतलब दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस जाएंगे और वहां जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप उसको तूल ही ना देते, 10-20 सुरक्षा कर्मियों को वहां खड़ा कर देते और वो आते, सड़क पर वो हनुमान चालीसा कहते और अपनी गाड़ियों में बैठ करके वापस चले जाते। ज्यादा से ज्यादा उनके वीडियो बन जाते, टेलीविजन चैनलों पर आ जाते, कौन सा फर्क पड़ रहा था। लेकिन इन्होंने सीन क्रिएट करवाया। और अगर तकनीकी रूप से भी हम जाएं पूरे प्रकरण के, तो वहां पर कानून व्यवस्था का प्रश्न किसने खड़ा किया? अगर नवनीत राणा, रवि राणा के आवास पर भीड़ इकट्ठा हुई तो वो किसकी भीड़ थी? वो तो शिव सैनिकों की थी, इनकी अपनी पार्टियों की थी। कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया शिव सैनिकों ने, और ये एलिगेशन लगा रहे हैं रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा पर कि उनकी वजह से ये सीन क्रिएट हुआ। आप अपने शिव सैनिकों को वहां क्यों भेज रहे हैं? आप वहां पर भी, मातोश्री के सामने भी प्रियंका चतुर्वेदी बहुत सारे सैनिकों को लेकर के पहुंच गई, वहां भी सीन क्रिएट किया। किसने किया? शिव सैनिकों ने किया, शिवसेना ने किया। खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने, उनके इशारे पर हुआ। ये चीजें अगर ठीक तरीके से कोर्ट में रखी जाती, तो ये राजद्रोह जैसा केस उन पर जो थोपा गया है, उसका उसका मतलब अ, तर्क क्या है इनके पास में? ये राजद्रोह बन जाता है अगर कोई चीफ मिनिस्टर के आवास पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े। और क्या कोई सांप्रदायिक उन्माद पैदा हुआ उससे? जो दूसरी कम्युनिटी है, उसकी तरफ से कोई हिंसक वारदात हो गई, या वो सड़कों पर उतर आए? वो कम्युनिटी तो नहीं आई, एक हिंदू समाचार आ ही। रहा है ओंकार जी, जी, जी। एक समाचार आ रहा है रैली स्थल से। रैली स्थल में प्रकाश महाजन जो हैं, एक मनसे के जो नेता हैं, उन्होंने अभी-अभी स्टेटमेंट दिया है कि ये जो अज़ान है, ये लाउड स्पीकर वाली जो अज़ान है, ये केवल सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह धार्मिक मुद्दा है। क्योंकि अज़ान में ये कहा जाता है कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। हम हिंदू इसको नहीं सुनेंगे। ये तुम अपनी बात अपने घर में करो। तो आप देख बिल्कुल रहे हैं सही कि बात है। ये दिशा कौन-सी जा रही है? ये किस दिशा सही में है। जा इस रहा है? और इससे और ध्रुवीकरण होने वाला है, क्योंकि हम ये जानते हैं संजय जी कि जो मस्जिदें होती हैं, उसके आसपास केवल मुस्लिम समुदाय के आवास नहीं होते हैं, घर नहीं होते हैं। वहाँ हजारों की संख्या में हिंदुओं के घर भी होते हैं, और हर हिंदू के घर के एक कोने में जो देवता हैं, जो भगवान हैं, वो विराजमान होते हैं। हिंदू परिवार भी सुबह और शाम आरती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, दीपक जलाते हैं। अगर इनको इस बात पर ऐतराज है, जो इन्होंने हर जगह, जहांगीरपुरी में भी तो यही बहाना किया था कि हम रोजा खोलने वाले थे, जब इनकी शोभा यात्रा निकल रही थी हम डिस्टर्ब हो गए। तो आप अगर डिस्टर्ब होते हैं, तो आपकी अजान से वो हजारों हिंदू परिवार भी तो डिस्टर्ब होते होंगे। उनके दरवाजों, खिड़कियों से आपकी अजान की आवाज उनके घर में बने हुए मंदिरों तक तो पहुंचती ही है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही एक मुद्दा पकड़ लिया है उनके नेता ने, अगर ये बात कही है। और यही चीजें इनको समझाने की जरूरत है। और ये ऐसे मुद्दे अब सामने आ रहे हैं, इनसे उद्धव ठाकरे की सेना और बैकफुट पर जाने वाली है। जैसा मैंने कहा है,
कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इनको, निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसा मुद्दा है। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रैली। तो हम अब इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करें और जाकर जो रैली हो रही है उसको देखें। मैं पहले जी। सोच रहा था कि संभवतः रैली इस समय तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन लग रहा है कि वो तो लंबी चलने वाली है। तो 1-2 प्रश्न आए हैं, उनको ले लेते हैं अभी। जी, जी। डॉक्टर गणेश राव जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जयजी चौधरी जी कह रहे हैं, प्रणाम पूजनीय ओंकार जी, आपके कार्यक्रम में भाऊ ने कहा था कि राज ठाकरे जी का शांत होना तूफान से पहले की शांति थी। फिर यह भी कहा कि एमएनएस की बहुत पैठ नहीं है, इसका क्या अर्थ है? राज ठाकरे क्या महाराष्ट्र में किसी द्वंद्व की क्षमता नहीं रखते? नहीं, देखिए, पिछले चुनाव के परिणाम अगर हम देखें तो उनका 1 एमएलए जीत कर के आया था पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन जैसा संजय जी ने ज़िक्र किया था 2009 का, ये ना मान कर के चलें कि राज ठाकरे की कोई राजनीतिक ज़मीन नहीं है। 13 एमएलए जीत कर के आए थे 2009 में। 13 एमएलए जीतने का मतलब ये है कि ऐसे नेता कभी भी वापसी कर सकते हैं। और जैसा हमने इस चर्चा में भी कहा है, ये बिल्कुल राइट टाइम है जब शिवसेना बैक फुट पर है, आलोचनाओं का शिकार है, हिंदू जनता के भी निशाने पर है। केवल हिंदू जनता के निशाने पर नहीं है, बल्कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं में जो भीतर असंतोष है, अंतर्कलह है, उससे भी जूझ रही है। और ऐसे में जबकि जो शिवसेना का मूल वोटर है, जो समर्थक है, वो राज ठाकरे में कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे की छवि देखता है, तो इस बात की बहुत संभावनाएँ बनती हैं कि अगर शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से, संजय राउत के बयानों से लोगों में नाराज़गी है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नहीं जाना चाहते हैं, किसी दूसरे दल की तरफ भी नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में राज ठाकरे की तरफ ही जाएँगे। तो राज ठाकरे आने वाले बीएमसी चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना के लिए बहुत भारी सिरदर्द बनने वाले हैं। जी, तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम।